Hello, I hope you are doing good and studying well for your upcoming exams. This video is for all the CMA final students who are going to appear in December 21 examination and onwards. If you are going to appear exam in December 21, you need to watch this video. If you are appearing in June 22, December 22, any future examination term, you हैव टू वॉच दिस वीडियो. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडिशंस मेड इन चैप्टर नंबर 8. चैप्टर ये मैं कौन से बुक के हिसाब से बता रही हूँ? SJC कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का वॉल्यूम 2 अकॉर्डिंग टू आर स्टडी मटेरियल. चैप्टर नंबर 8 overview of cost auditing standards. Okay, so the additions that have been made in the new ICMAI study material we are going to cover in this particular lecture. All right. कोई भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होता है, बी इट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, बी इट योर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, there are certain major parts in a particular standard. For example, if I tell you cost auditing standard, okay, we have started with the lecture. Cost auditing standards जो होते हैं इसमें क्या क्या parts होते हैं मैम ज़रा बता दीजिए. So there is a definition section in any standard. Okay, we have an objective section. What is the objective that the auditor is required to achieve by following this particular standard? Okay, there's an objective section. We have a scope section and an effective date. कब से ये standard जो है ये apply करेगा? Scope and effective date. All right. Then we have a requirement section. This requirement section is like the major crux of any particular standard. Requirement section. Okay, next we have an application guidance section. So when we had done this chapter in the class, what we had covered was up till here. The requirement section, because this was there in the institute study material. Now in the new ICMAI study material, institute ने ये जो application guidance है, this application guidance they have included in the new study material. तो ये जो लेक्चर है इसमें हम चारों ही जो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमने पढ़े हैं, SCA 101, 102, 103 एंड 104, इनके एप्लीकेशन गाइडेंस पार्ट को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो नया क्या हो गया इसमें? व्हाट इज एप्लीकेशन गाइडेंस? एप्लीकेशन गाइडेंस सेक्शन ऑफ एनी स्टैंडर्ड विल एक्चुअली हेल्प यू इन प्रैक्टिकली अप्लाइंग द स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड के अंदर में रिक्वायरमेंट सेक्शन में काफ़ी कुछ लिखा गया है. द ऑडिटर नीड्स टू डू दिस, शुड डू दैट. नाउ व्हेन यू आर डूइंग दैट प्रैक्टिकली, what are the things that can assist you in applying those requirements practically is covered in the application guidance section. मैम क्या ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है? नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम सिंपल है. जस्ट लाइक योर नॉर्मल थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वैसा ही थ्योरी है. ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? मैम क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से? बिल्कुल पूछा जा सकता है. जब इंस्टीट्यूट ने मटेरियल में डाला है तो ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एप्लीकेशन गाइडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. इवन इन योर लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. SCA 101. कैन यू टेल मी व्हाट वाज द टाइटल ऑफ SCA 101? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स. ओके, लेट मी शो यू जो हमने पढ़ा था पहले. ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है ना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. SCA 101, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स. इन दिस वी हैड कवर्ड, यू सी, वी हैड कवर्ड इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, वी कवर्ड रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो. तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा SCA 101 का एप्लीकेशन गाइडेंस, हाउ टू अप्लाई इट प्रैक्टिकली. बिफोर दैट कुछ डेफिनेशंस हमने ऑलरेडी SCA 101 में पढ़े थे. कुछ डेफिनेशंस मैं अभी आपको बताऊंगी, बहुत ही सिंपल है. द फर्स्ट वन इज ऑडिट पार्टनर. ऑडिट पार्टनर, हु इज एन ऑडिट पार्टनर? ऑफकोर्स ऑडिट कौन कर सकता है? क्या एक CMA जो जॉब कर रहा है वो ऑडिट कर सकता है? वो इंटरनल ऑडिट में भी कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, दैट्स अ सेपरेट पॉइंट. कॉस्ट ऑडिट क्या एक जॉब कर रहा CMA कर सकता है? नो. सो अ मेंबर हु इज इन फुल टाइम प्रैक्टिस कैन ओनली कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट. ये तो क्लियर है, आपको ऑडिटर कौन बन सकता है? कॉस्ट ऑडिटर, अ मेंबर ऑफ द ICMAI हु इज इन फुल टाइम प्रैक्टिस. ओके, सो यही डेफिनेशन में देखो, ऑडिट पार्टनर मीन्स द पार्टनर इन द फर्म हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. ठीक है, एंड इज इन फुल टाइम प्रैक्टिस,
फुल टाइम प्रैक्टिस। और ये जो मेंबर है, दिस मेंबर इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म होंगे, ठीक है, जो भी ऑडिट क्वेरीज रेज होगी, दिस ऑडिट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। इसको हम कहते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट। और जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो कौन साइन करेगा? ऑफ कोर्स द ऑडिट पार्टनर, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोर्ट दैट इज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। नाउ रिमेंबर प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट बोल के एक चैप्टर मैंने आपको कराया था अमेंडमेंट क्लास में। इन दैट कोड ऑफ कंडक्ट वी हैड स्टडीड कि कोई भी मेंबर इन प्रैक्टिस है या मेंबर इन सर्विस है, दे हैव टू अबाइड बाय सर्टन प्रोफेशनल एथिक्स बोल लो, या फिर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को उनको अबाइड करना पड़ता है। सो दिस ऑडिट पार्टनर इज ऑल्सो गवर्नड बाय सम प्रोफेशनल लीगल रेगुलेटरी बॉडी। कौन हो गया प्रोफेशनल बॉडी? ICMAI हो गया। लीगल रेगुलेटरी बॉडी कौन हो सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, बिकॉज आपको कंपनीज एक्ट को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ऑडिट पार्टनर समझ आ गया। नेक्स्ट इज ऑडिट टीम। ऑडिट टीम मतलब क्या हो गया? ऑडिट टीम नाम से मैम समझ आ रहा है जो लोग ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं। ऑफकोर्स ऑडिट पार्टनर इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट द एंटायर ऑडिट, they will need help of some audit assistants you can say, they will need help of some interns you can say। सारे लोग जो एक पर्टिकुलर कंपनी के ऑडिट कर रहे हैं वो पार्ट हो जाएंगे ऑडिट टीम के। ओके, नाउ वन स्पेशल हाईलाइट इन दिस डेफिनेशन इज, सपोज आई एम कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, मैंने किसी एक्सपर्ट को हायर किया, से फॉर सम वैल्यूएशन, कुछ अजीबोगरीब क्लोजिंग स्टॉक है उनका, उसकी वैल्यूएशन के लिए मैं अपने आप को काबिल नहीं समझती हूँ, मैंने किसी एक्सपर्ट को, किसी एक्सपर्ट वैल्यूअर को मैंने हायर किया, क्या वो भी मेरे ऑडिट टीम में आएंगे? यस, आएंगे। सो ऑडिट टीम मीन्स ऑल पर्सनल परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट इंक्लूडिंग एनी एक्सपर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फर्म इन कनेक्शन विद दैट एंगेजमेंट। अगर XYZ लिमिटेड की मैं ऑडिट कर रही हूँ, मैंने ABC लिमिटेड के लिए किसी एक्सपर्ट को हायर किया, तो वो ऑफकोर्स नहीं आएंगे ऑडिट टीम में। ठीक है, XYZ लिमिटेड के लिए जो एक्सपर्ट मैं हायर करती हूँ, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम फॉर XYZ लिमिटेड। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑडिटी। ऑडिटी तो हमें पता ही है, जो क्लाइंट है, जो कंपनी है जिसकी ऑडिट होने वाली है। ओके, सो इट मीन्स अ कंपनी और एनी अदर एंटिटी फॉर विच कॉस्ट ऑडिट इज बीइंग कैरिड आउट। सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज फर्म। फर्म मतलब क्या हो गया? फर्म मतलब हो गया यहाँ पर, फर्म रेफर्स और मीन्स अ सोल प्रैक्टिशनर, पार्टनरशिप इंक्लूडिंग LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और एनी अदर एंटिटी ऑफ प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट्स एज मे बी परमिटेड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट एंड रेगुलेशन। ठीक है, सिंपल है। सोल प्रोप्राइटरशिप भी आ गया, पार्टनरशिप भी आ गया, और यहाँ पर LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी इंक्लूड होता है। तो जब हम कहते हैं ऑडिट फर्म, मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट इज इनिशियल ऑडिट। इंपॉर्टेंट जब मैं कोई चीज मार्क कराती हूँ, डज नॉट मीन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, इट मीन्स यू हैव टू स्टडी इट, अदरवाइज आप इसको भूल सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है। इनिशियल ऑडिट मतलब क्या हो गया? इनिशियल ऑडिट मीन्स एक ऐसी ऑडिट जहां या तो इस कंपनी की, इस एंटिटी की ऑडिट ही पहली दफा हो रही है, आज तक जिंदगी में इस कंपनी की ऑडिट नहीं हुई। कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट नहीं हुई, पहली बार कॉस्ट ऑडिट हो रही है, मतलब इनिशियल ऑडिट कहेंगे। या फिर मेरा एज एन ऑडिटर इस कंपनी के साथ पहला एक्सपीरियंस है, पहले मैंने इस कंपनी की ऑडिट नहीं करी, किसी दूसरे ऑडिटर ने करी। ठीक है, तो दोनों ही इनिशियल ऑडिट में कवर होंगे। इनिशियल ऑडिट मीन्स एन ऑडिट वेयर द एंटिटी इज सब्जेक्ट टू ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंटिटी के लाइफ में पहली बार। ऑलराइट, या फिर और द ऑडिट ऑफ द एंटिटी फॉर प्रायर पीरियड, पिछले साल किसी दूसरे ऑडिट फर्म ने इसकी ऑडिट करी थी। क्लियर हो गया? ओके, तो ये डेफिनेशन पार्ट हो गया। अभी हम आते हैं एप्लीकेशन गाइडेंस में। डेफिनेशंस इस स्टैंडर्ड के ऑलरेडी मैंने क्लास में भी आपको कुछ डेफिनेशंस कवर कराए थे, कुछ बाकी थे जो सिंपल हैं, जो मैंने सोचा अमेंडमेंट्स में मैं कवर कर देती हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन गाइडेंस की बात करते हैं। सो एवरी एप्लीकेशन गाइडेंस का पॉइंट इज रिलेटेड टू सम रिक्वायरमेंट सेक्शन का पॉइंट। रिक्वायरमेंट में कुछ लिखा था, से फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट शो यू। या देखो, रिक्वायरमेंट सेक्शन में क्या लिखा है? प्रायर टू एंटरिंग द प्लानिंग फेज द कॉस्ट ऑडिटर शैल इंश्योर दैट, उनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल गया। ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन गाइडेंस भी रहता है।
मोर और लेस एवरी एप्लीकेशन गाइडेंस पॉइंट इज रिलेटेड टू सम रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे करूं मैं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन गाइडेंस दिया गया है. ठीक है, ओके. ये देखो, ये वाला जो है ना, ये पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट सेक्शन. चलो, ये जो लिखा है द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग एक्टिविटीज, जितनी प्लानिंग करनी है आपको, कितनी प्लानिंग करनी है, टू व्हाट एक्सटेंट, what should be the nature of planning, it will depend on a lot of factors. क्या हर क्लाइंट के लिए सेम लेवल ऑफ प्लानिंग होगी, सेम टाइप ऑफ प्लानिंग होगी? नो, इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स. ठीक है, थ्री थिंग्स. नंबर वन इज द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, उसके प्रोडक्ट्स, किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज वो बना रहा है, किस तरह के उसके ऑपरेशंस हैं. ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा द लेवल ऑफ प्लानिंग, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग. सेकेंड, इट विल डिपेंड ऑन द ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस. ऑडिटर को उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का क्या ज्ञान है, उस एंटिटी का क्या ज्ञान है, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर. थर्डली, इट विल डिपेंड ऑन एनी चेंज इन सर्कमस्टांस दैट अकर इन द ऑडिट. अगर ऑडिट के दौरान हमने कुछ प्लानिंग की, सपोज एक प्लान ए बनाया हमने, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट देर आर चेंजेस इन सर्कमस्टांस, ऑफकोर्स दे विल अफेक्ट योर प्लानिंग. प्लान ए, तो प्लान ए में आपको चेंज लाना पड़ेगा. सो योर एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, कितने लेवल की, कितनी प्लानिंग करनी है, वो बढ़ जाएगी. बिकॉज पहले एक प्लानिंग करी थी, अब उसको चेंज करके फिर एक नया प्लान बनाना पड़ रहा है. इज इट ओके? ओके. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, प्लानिंग क्या डिस्क्रीट है, मतलब ये ऑडिट की शुरुआत है, यहाँ पर ऑडिट खत्म होगी, हम सिर्फ इतनी दूर में ही प्लान बनाएंगे. यहाँ पर हम प्लानिंग करेंगे, यहाँ पर हम एग्जीक्यूशन करेंगे. क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है? यहाँ पर यही लिखा है, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज. डिस्क्रीट मतलब हो गया यहाँ शुरू, यहाँ पर खत्म. इट्स नॉट डिस्क्रीट, इट इज कंटिन्यूअस. तो एक्चुअल में कैसा होगा? एक्चुअल में थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ऑडिट यू हैव टू प्लान. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. क्योंकि अगर पुराना प्लान में कुछ चेंज आया तो अगेन यू हैव टू फॉर्मुलेट अ न्यू ऑडिट प्लान. सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. यहाँ पर आपका कुछ करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है. प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रादर अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस. बार बार करना पड़ता है. इटरेशन मतलब रेकरिंग. Planning includes scheduling, which involves determining the priority of audit procedures and their interdependence. For example, risk assessment process, जो भी risk assessment procedures होते हैं, RAP, they are planned prior to the further audit procedures, prior to your substantive testing. RAP comes before SAP. All right, risk assessment procedures before substantive audit procedures. Now, before the auditor starts planning or starts performance of the audit procedure, ठीक है, ऑडिटर ने प्लान कर लिया. नाउ बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ अदर सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज, ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे ऑडिटर का इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रहा है, या फिर क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिससे कि ऑडिटर की पोजीशन, ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एट आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस विद द एंटिटी. ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है ना सेक्शन 141 में, मैंने आपको बताया था. तो सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट में. नाउ auditors should again analyze whether anything has happened which cause any changes to the auditor's position in relation to the entity which impede his arm's length relationship with the entity. Also, before starting the audit, again you need to analyze क्या मैनेजमेंट इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चंस उठे हैं. एनीथिंग हैज कम टू द नोटिस ऑफ द ऑडिटर विच ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन मैनेजमेंट का इंटेग्रिटी. ओनर्स यहाँ पे घपला करते हैं, ऐसा कुछ क्या पता चला है, मैनेजमेंट बोलती कुछ है कर कुछ और रही है, ऐसा कुछ आपको पता चला है. यू नीड टू फिगर दिस आउट बिफोर स्टार्टिंग एनी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी. नाउ जो फोर्थ पॉइंट वेरी सिंपल, ऑडिट पार्टनर और ऑडिट टीम जो है वो ऑडिट प्लानिंग में अगर प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करती है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो इंसाइट्स हैं वो शेयर होती है एंड द ऑडिट कैन बिकम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. क्लियर? दिस पॉइंट you can be asked a long question from here. State the matters which are relevant in formulating the overall audit strategy and drawing up the audit plan in addition to those mentioned earlier. ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर. यू सी ओरिजिनली जो हमने पढ़ा था
In formulating the overall audit strategy, the cost auditor shall consider all relevant factors. These relevant factors shall include. Already यहाँ पर हमने 7 पॉइंट पढ़ रखे थे. In addition to these 7 points, application guidance में और भी बातें कही गई है. The auditor should कंसिडर द कॉस्ट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, किस तरह से कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनने हैं, किन फॉर्म में बनने हैं, शुड कीप इन माइंड द कॉस्ट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. द इंफॉर्मेशन टू बी ऑडिटेड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड. द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन किस बेसिस पे वो बनाई गई है. रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स वुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड देयर. इंडस्ट्री रेगुलेटर्स रिक्वायरमेंट एज टू हाउ द कॉस्ट्स आर हैंडल. तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की ऑडिट करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उनके रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं. इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री की ऑडिट हो रही है उसके रेगुलेटर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. कब ध्यान में रखना है? जब स्ट्रैटेजी और प्लान बना रहे हैं उस वक्त. ठीक है. यूनिक फीचर्स ऑफ एन इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, अगेन अगर टेलीकॉम कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री के क्या यूनिक फीचर्स है. नाउ टेलीकॉम विल नॉट बी सिमिलर टू पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम वुड नॉट बी सिमिलर टू इलेक्ट्रिसिटी. हर एक इंडस्ट्री के यूनिक फीचर्स होते हैं, तो उन यूनिक फीचर्स को आपको कंसिडर करना है वाइल ड्राइंग अप द ऑडिट प्लान एंड फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी. रिलायंस दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द वर्क ऑफ फाइनेंशियल ऑडिटर्स, अदर ऑडिटर्स. तो दूसरे लोगों पे कितना भरोसा किया जा सकता है. अगर मैं दूसरे लोगों को काम पे ज़्यादा भरोसा कर सकती हूँ, आई विल परफॉर्म लेस ऑडिट प्रोसीजर्स, बट अगेन उन लोगों के काम को मुझे रिव्यू करके एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो गैदर करना ही पड़ेगा. बट अगेन मेरा प्लानिंग उससे इफेक्ट होगा, सो आई नीड टू कंसिडर दैट द रिलायंस दैट इज टू बी प्लेस्ड ऑन अदर ऑडिटर्स. Now whether the company is using information technology or not, that is also very important. अगर कंपनी information technology को यूज करके काम कर रही है, in that case your planning should also be in line with their technology. अगर वहाँ पर ERP सिस्टम यूज हो रहा है, SAP सिस्टम सपोज यूज हो रहा है, आपको भी अपनी ऑडिट उस SAP सिस्टम के थ्रू ही करना पड़ेगा. सो यू नीड टू कंसिडर दैट वाइल प्लानिंग. द स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस फॉर कॉस्ट रिपोर्टिंग. ऑफ कोर्स टाइमलाइन तो पता ही होना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू कंडक्ट योर ऑडिट, जो फाइलिंग की डेट है. टाइमलाइंस फॉर बोर्ड ऑडिट कमिटी मीटिंग्स विच कैन सेट द टाइम लिमिट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट वर्क, बिकॉज यू माइट नीड टू डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स विद द ऑडिट कमिटी, विद द मैनेजमेंट. तो उन लोगों की मीटिंग कब हो रही है ये भी अपने को ध्यान में रखना है. Resources required and available in terms of manpower, equipment and others, and the assignment of these to specific parts of work. Whenever I am going to conduct any cost audit, first I need to ensure कि कितने लोग वहाँ पर चाहिए, मैन पावर कितनी चाहिए, कितने आर्टिकल असिस्टेंट्स चाहिए, कितने सीनियर आर्टिकल्स चाहिए, कितने मुझे कॉस्ट अकाउंटेंट्स CMA क्वालिफाइड लोग चाहिए, और मैं तो पार्टनर हूँ ही टू रिव्यू देयर वर्क. सो द मैन पावर दैट इज टू बी रिक्वायर्ड, टाइम कितना लगेगा काम करने में, ऑल राइट. एनी अदर रिसोर्स, मनी दैट इज रिक्वायर्ड काम करने में, ऑल राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड दैन द ऑडिट स्ट्रैटेजी. ऑफकोर्स ऑडिट स्ट्रैटेजी में जो ऑडिट का स्कोप है, टाइमिंग, डायरेक्शन, उसके बारे में बात की जाती है. ऑडिट प्लान जो होता है, ऑडिट प्लान इंक्लूड्स द नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. कितने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, किस तरह से करने हैं, कब करने हैं, वो सब ऑडिट प्लान में इंक्लूड होते हैं. सो ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड दैन दी ऑडिट स्ट्रैटेजी. अगेन ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ भी बन सकता है. सो ऑल दी पॉइंट्स यू हैव टू रीड, और जिन पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट ज़्यादा है वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. क्लियर. नाउ इफ आई एम दी ऑडिट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, मुझे रिव्यू करना है अपनी टीम का काम, मुझे उनको सुपरवाइज करना है, मुझे उनको डायरेक्ट करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं. कितना मुझे डायरेक्शन देना है, कितना सुपरविजन देना है, और कितना उनको इंडिपेंडेंटली काम देना चाहिए, ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. द लेवल ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू डिपेंड्स ऑन अगेन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज एक्टिविटी. अगर एंटिटी के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है तो ऑफकोर्स मुझे एज अ सीनियर ज़्यादा रिव्यू करना पड़ेगा, ज़्यादा सुपरवाइज करना पड़ेगा. The experience or the competence of my team members. अगर मेरे टीम मेंबर ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, इन दैट केस लेस सुपरविजन, लेस डायरेक्शन में भी काम हो जाएगा. बट अगर वो लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, मेरी टीम इतनी, तो मुझे ज़्यादा डायरेक्शन, सुपरविजन देना पड़ेगा. अगर किसी एंटिटी में
जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कॉस्ट स्टेटमेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट अराइज हो सकती है, इसकी रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा सुपरविजन रिव्यू करना पड़ेगा. बट अगर रिस्क कम है देन लेस सुपरविजन डायरेक्शन वुड ऑल्सो डू. ऑलराइट, यही लिखा है यहाँ पर. यू सी, मैंने ऑलरेडी ऑरेंज कर दिया है, हाईलाइट कर दिया कीवर्ड्स को, ताकि मैं जब लेक्चर ले रही हूँ तब आप उन कीवर्ड्स पे फोकस करें. एग्जाम में भी उन कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बार प्लानिंग कर ली तो क्या फिर आप अपने आप की भी नहीं सुनोगे. एग्जाम की एक बार प्लानिंग कर लेते हो, फिर कभी कुछ चेंज हुआ, कभी इंस्टीट्यूट ने एग्जाम डेफर किया, कभी कोरोना ने एग्जाम डेफर किया, तो क्या हम उस केस में अपने प्लान पे स्टिक रहेंगे या प्लान में कुछ चेंज ला सकते हैं. प्लान में चेंज ला सकते हैं. सिमिलरली इफ आई एम मेकिंग एन ऑडिट प्लान इन एन ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो मेरे ऑडिट स्ट्रैटेजी में भी मैं चेंज ला सकती हूँ इफ देर आर चेंजेस इन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. इज इट ओके? यस. नाउ लेट्स कम टू इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. डेफिनेशन में बताया था ना मैंने इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होती है. ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में प्लानिंग सारे ही ऑडिट एंगेजमेंट्स की सेम होती है, बट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट जहां पर एंटिटी की ऑडिट फर्स्ट टाइम हो रही है, या फिर आप उस एंटिटी की ऑडिट प्रायर पीरियड में किसी और ने की थी, अभी आप कर रहे हैं इन द करंट ईयर, तो उन ऑडिट एंगेजमेंट्स में कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस ऑडिटर को देनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट नंबर 1 जो है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर. जो भी पिछले साल उसकी ऑडिट जिसने की थी, अगर पिछले साल ऑडिट किसी और ने की थी, वी नीड टू कम्युनिकेट विद देम. वी नीड टू रिव्यू देयर वर्किंग पेपर्स इफ इट इज परमिटेड बाय लॉ, कि उन्होंने क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई की थी, क्या इस एंटिटी की RMM एरियाज हैं, वो सब हमें पता चल जाएगा व्हेन वी कम्युनिकेट विद देम एंड रिव्यू देयर वर्किंग पेपर्स. नेक्स्ट, कोई भी ऐसा मेजर इशू आया मैनेजमेंट इंटेग्रिटी को लेके, या फिर मैनेजमेंट ने क्या बातें कंसिडर करी फॉर अपॉइंटिंग अस एज द ऑडिटर, वो हमें डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ. द ऑडिट प्रोसीजर्स नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस. यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पहले या तो कभी एंटिटी की ऑडिट हुई नहीं है, तो आपको तो ओपनिंग में कुछ मिस स्टेटमेंट है या नहीं, ये तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा. और अगर प्रीवियसली भी किसी और ने की थी तो आप उनके वर्क पे रिलाई कर सकते हैं, बट देन अगेन आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करने ही पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस. अदर प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर इनिशियल कॉस्ट ऑडिट. हर एक फर्म का अपना क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है कि हम अपने वर्क की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, एनहांस करेंगे, उसके लिए हमारे कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं. For example, the firm's system of quality control may require the involvement of another partner or senior individual to review the overall audit strategy prior to commencing the significant audit procedures. तो ये हर फर्म की डिफरेंट हो सकती है. कोई किसी फर्म में ऐसा क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होगा कि जब भी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, कोई ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट है विच इज इनिशियल, फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स उसकी पहले या तो ऑडिट नहीं हुई है या तो किसी और ने ऑडिट करी थी, ऐसी कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट अगर आती है, उसके ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को, ऑडिट प्लान को दूसरा एक पार्टनर, नॉट द एंगेजमेंट पार्टनर, दूसरा एक पार्टनर ऑफ द फर्म उसको रिव्यू करेगा. तो अगर ऐसे कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के, तो वो हमें ऑफकोर्स वो हमें अप्लाई करने हैं. लास्ट पॉइंट जो दिया है स्मॉल एंटिटीज को लेके, कि अगर कोई एंटिटी छोटी है तो क्या उसमें प्लानिंग नहीं करेंगे, क्या उसमें स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, बट इट मे बी कंडक्टेड बाय अ स्मॉल ऑडिट टीम comprising the audit partner working with say one team member. Nonetheless, it is necessary to have regard to the matters mentioned in the requirement section. जो भी requirements है वो तो fulfill करनी ही है, चाहे entity छोटी हो चाहे entity बड़ी हो, requirements को fulfill तो करना ही है. Okay, that's all about SCA 101 का application guidance. Next हम लोग SCA 102 के application guidance को पढ़ेंगे. So SCA 102 is about cost audit documentation. इसके एप्लीकेशन गाइडेंस में आ जाते हैं.
कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नंबर 1 इज चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या हो गई, चेकलिस्ट में कुछ पॉइंट्स होते हैं विच द ऑडिटर नीड्स टू कंप्लाई विथ, विच द ऑडिटर नीड्स टू चेक और वेरीफाई। तो ऑडिटर जब उनका कंप्लायंस कर लेता है तो उनको चेक मार्क करना होता है, ठीक है, ये हो गया चेकलिस्ट। चेकलिस्ट किन चीज़ों की हो सकती है, द रूल्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये ऑलरेडी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो स्टेटेड हैं, जैसे ही ऑडिटर इनको कंप्लाई कर लेता है, चेक कर लेता है, तो उन ऑडिटर को यहाँ पे चेक मार्क करना रहता है। ऑडिट प्रोग्राम, ये तो अभी आपके न्यू स्टडी मटेरियल के अंदर अगेन एक चैप्टर है, तो वो अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम, से फॉर ऑडिट प्रोग्राम फॉर मटेरियल्स, ऑडिट प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑडिट प्रोग्राम फॉर ओवरहेड्स, ऑडिट प्रोग्राम फॉर फैक्ट्री कॉस्ट, तो उस तरह के सारे ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर को अपने डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट इज एनालिसिस। कॉस्ट ऑडिट के अंदर कई तरह की एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी ऑडिटर अप्लाई करता है। व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन द एनालिसिस पार्ट, सपोज एम्प्लॉय कॉस्ट में पीरियड टू पीरियड क्या चेंज हुआ, मटेरियल कॉस्ट में पीरियड टू पीरियड क्या चेंज हुआ। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स यूज्ड, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, तो ये सब क्या हो गया, ये एनालिसिस हो गए। दीज एनालिसिस, ऐसा नहीं कि आपने कर लिया कैलकुलेटर में और रख दिया, you need to include that in the cost audit documentation. Okay, next is audit query list. Audit query list, जो भी queries during the audit आपके audit assistants ने raise की, आपने as an audit partner solve की, that is also to be included in the audit documentation, कि these were the queries that had arisen in the audit and this is how we had resolved those or addressed those queries. Next is abstracts. Abstracts of significant contracts relating to cost and revenue. कोई रिपेयर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ परचेज का किया गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी सिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वी नीड टू हैव द एब्स्ट्रैक्ट्स और यू कैन से द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विद अस। लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन। कन्फर्मेशंस क्या होते हैं, ऑडिटर किसी थर्ड पार्टी से कन्फर्मेशन लेता है विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन बैलेंसेस और सर्टन अमाउंट्स ऑफ द क्लाइंट एंटिटी और द ऑडिटी। जैसे कि सपोज किसी जॉब वर्कर के पास हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स जो हैं जॉब वर्कर के पास है, या रॉ मटेरियल जॉब वर्कर के पास है ना, उसकी वैल्यूएशन क्या है, या उनके पास कितना स्टॉक है, कितनी इन्वेंट्रीज हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया, जॉब वर्कर हो गया, उनके पास कितनी इन्वेंट्री है, उसका एक कंफर्मेशन हम ले सकते हैं कि क्या आप बताइए आपके पास कितनी इन्वेंट्री है हमारे क्लाइंट की, तो वो क्या हो गया, कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन भी आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होने चाहिए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट्स और कॉपीज ऑफ द एंटिटी का रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली आपने मटेरियल कॉस्ट चेक किया, उसमें कुछ आपको कुछ डाउट अराइज हुआ, या मटेरियल कॉस्ट जो भी आपने चेक किया उसके वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू इंक्लूड इन द डॉक्यूमेंटेशन। अब बात आती है कि मैम आज के टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में क्या सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमें पेपर फॉर्म में मेंटेन करने हैं। फॉर्म इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी इन पेपर फॉर्म, इट कैन बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बट व्हेन इट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यू नीड टू टेक स्पेशल केयर कि वो कोई टैम्पर ना कर दे, उसको कोई डिलीट ना कर दे, उसको कोई सुपरसीड ना कर दे डॉक्यूमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक। अगेन इम्पॉर्टेंट, कितनी डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, क्या मुझे सारे ही पेपर्स क्लाइंट के यहाँ से लाके अपने पास रख लेने हैं, उनके पूरी बुक्स मैं उठा के ले आऊँ अपने पास रख लूँ। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड करना है, मैम ऐसा एक रूल ऑफ थंब दे दो कि ये सब बातें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आनी चाहिए, तो क्या ऐसा मैं बता सकती हूँ आपको, नहीं। द कंटेंट एंड द फॉर्म, द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशंस। अगर बड़ा क्लाइंट है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली वॉल्यूमिनस हो गया, ज़्यादा चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करनी है। वहीं सिंपल है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल, तो लेस डॉक्यूमेंटेशन कैन ऑल्सो डू। एक्सटेंट ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, द असेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इफ द RMM इज हाई, ठीक है, तो आपको ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफकोर्स ज़्यादा परफॉर्म करने हैं। ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा परफॉर्म करोगे, ऑडिट एविडेंस ज़्यादा मिलेगा,
तो इससे आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी. The cost audit methodology and tool used. For example, whether automated queries were used to get audit evidence from cost records. अगर ऑटोमेटेड क्वेरीज मतलब सिस्टम्स को यूज़ करके, सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, तो आपका जो कंटेंट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, कितनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है, दैट वुड अगेन रिड्यूस द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड. उस पर भी डिपेंड करेगा कितना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना है, उसका कंटेंट क्या होगा. अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है तो दूसरा तरह का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको. अगर आपने सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है तो जो वाउचिंग वेरिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेंगे. इज इट क्लियर? यस मैम. अगेन अगर कोई ऐसा कोई असर्शन है, ऐसा कोई आइटम है, स्पेसिफिक आइटम ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट्स जिसके ऊपर कंक्लूजन रेडीली डिटर्मिनेबल नहीं है, मतलब तुरंत उस आइटम को चेक करके तुरंत उस पर कंक्लूजन दे दिया, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर फर्दर कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ रहा है, उसके ऊपर और मेहनत करनी पड़ रही है, उन बातों को स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट करना ही करना है, बिकॉज वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई थी, यू हैड टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. ओके, नेक्स्ट, audit documentation, it should be sufficient and appropriate. आप कहोगे कि मैम ओरली मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो क्या मुझे फिर भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखना है? यस, रखना है. ओरल एक्सप्लेनेशंस बाय द कॉस्ट ऑडिटर कैन नॉट सब्सटीट्यूट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. It can assist your audit documentation but cannot substitute it. Clear? Audit documentation must contain एविडेंस ऑफ कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. आपने सारे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई किया है, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेड प्लान है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्लान है, तो आप कहोगे SCA 101 हमने कंप्लाई किया है. साइंड अपॉइंटमेंट लेटर है, अगेन प्लानिंग प्रॉपर हुई है, 101 कंप्लाई किया है. मिनट्स ऑफ डिस्कशन विद द क्लाइंट पर्सनल विथ नेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिट टीम मेंबर प्रेजेंट. ठीक है, अगर जितना भी डिस्कशन हमने क्लाइंट के साथ किया उसके हमने मिनट्स जो है, समरी जो है, उसको रिकॉर्ड कर लिया है अगर डॉक्यूमेंटेशन में. अगेन SCA 101 का कंप्लायंस हमने किया, प्लानिंग प्रॉपर्ली की है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया, 102 का कंप्लायंस किया है. ठीक है, वैसे ही जो भी ऑडिट डिस्कशन हमने की है, ऑडिट टीम की डिस्कशन हुई है, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन हमें रखना है. इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है उनका कंप्लायंस हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 देखो, इसमें बात की जा रही है सिग्निफिकेंट रिस्क की. So matters that give rise to significant risk of a material misstatement are significant matters. Significant matters किनको कहेंगे? जहां पर RMM का रिस्क हाई है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट इज हाई. क्या मटीरियल मिस स्टेटमेंट हाई है? क्या मैं ये कह रही हूँ मिस स्टेटमेंट हाई है? नहीं, रिस्क की मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, वो हाई है, तो ऑफकोर्स वो सिग्निफिकेंट मैटर हो गई, नंबर 1. नंबर 2, ऐसे मैटर्स जिससे कि ऑडिटर ने एक असेसमेंट कर रखी है आरएमएम की कि इतना आरएमएम एक्सपेक्टेड हो सकता है. कुछ ऐसा मैटर जो ऑडिटर के सामने आया which is causing the auditor to revise his previous assessment of RMM, अगेन वो भी सिग्निफिकेंट मैटर हो गया कि ऐसी क्या बात हो गई कि ऑडिटर को अपना जो प्रीवियस असेसमेंट था RMM का वो बदलना पड़ रहा है. सो मैटर विच इज कॉजिंग रिविजन. ऐसे मैटर्स, अगेन यहाँ पे एक और थर्ड पॉइंट है जो छुपा हुआ है यहाँ पर, ऐसे मैटर्स which is causing the auditor difficulty in applying the audit procedure. ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर ठीक से नहीं अप्लाई कर पा रहा, ऐसे कोई भी मैटर है तो ऑफकोर्स वो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं. सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं, यहाँ पे लिखो सिग्निफिकेंट मैटर्स. 1, 2 and 3. थर्ड नंबर कहाँ है मैम, बता दीजिए जरा. मैटर्स दैट कॉज द कॉस्ट ऑडिटर significant difficulty in applying necessary audit procedures. For example, heaps of bulk material in irregular shapes which make volumetric measurement of stock in a physical stock
अनरिलायबल, फिजिकल स्टॉक टेकिंग अनरिलायबल। अजीबोगरीब शेप के मटेरियल हैं, वो एक के ऊपर एक दबा दिए गए हैं, मैं उसकी कैसे फिजिकल स्टॉक टेकिंग करूं, ठीक है। सो इट इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 देखो, determining what are the significant matters in an audit to warrant their inclusion in the documentation must be objectively done. हर एंटिटी के में क्या significant matters सेम होंगे? Of course not. So what are the significant matters? इस किन चीजों को हमें डॉक्यूमेंट करना है, इसके लिए ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना चाहिए, ठीक है। शुड यूज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। Records of discussion include minutes of discussion of significant matters with management, those charged with governance and others. It also includes discussion with third parties seeking information or confirmation. जो भी significant matters हैं उनको हमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, those charged with governance के साथ डिस्कस किया, तो उसके जो मिनट्स हैं, डिस्कशन के जो मिनट्स है, समरी है, उसको भी हमें डॉक्यूमेंट करना है। अब बात हो रही है स्मॉल एंटिटीज के कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। फॉर स्मॉल एंटिटीज, स्मॉल एंटिटीज और लार्ज बिग एंटिटीज की डॉक्यूमेंटेशन सेम होगी क्या? स्मॉल एंटिटी की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बी लेस डिटेल्ड, डिटेल्स उसमें कम हो सकती है, बट एट अ मिनिमम उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन है, जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोसेसेस जो हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। एंटिटी के डिस्क्रिप्शन किस नेचर के इंडस्ट्री में वो है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट पीपल, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हु इज द प्रेसिडेंट, से वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, उनके नीचे जनरल मैनेजर्स कौन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होना चाहिए। सिंस हम कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं, वी आर कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग, वी आर कंसर्न्ड मोर विद प्रोडक्शन, ऑल राइट। सो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, इतना तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होना ही चाहिए, फ्लो चार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं एंटिटी के अंदर, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट असेस्ड, टेस्ट ऑफ मटीरियलिटी यूज्ड, व्हाट आर द मटीरियलिटी लेवल विच वी आर एक्सेप्टिंग, इतने से ऊपर मिस स्टेटमेंट को मटीरियल माना जाएगा, इतने अमाउंट से कम के मिस स्टेटमेंट को हम मटीरियल नहीं मानेंगे, टेस्ट ऑफ मटीरियलिटी यूज्ड, the overall audit strategy and plan, significant matters noted during the audit and conclusions reached. Small entities का audit documentation, clear? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 में लिखा है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर जनरली कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करता है, विच आर स्टेटेड इन द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कि ये काम आपको करना है, बट sometimes due to exceptional circumstances the auditor might have to perform those audit procedures which are in addition or some alternative audit procedure, कि ये नहीं हो रहा, मुझे alternative audit procedure perform करना पड़ रहा है, which is not there in the requirement section, तो उसकी documentation भी auditor को करनी है कि क्यों आपने ऑडिट प्रोसीजर ऑल्टरनेटिव अप्लाई किया, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्यों अप्लाई किया और उसका क्या रिजल्ट आया, ठीक है। Reason for the departure also. Next, it is necessary in a cost audit to identify the specific matters or items tested. For example, आपने materials के लिए जो receipts book है, जो stores ledger है उसको चेक किया, परचेज ऑर्डर्स को आपने चेक किया, सेल्स ऑर्डर को आपने चेक किया फॉर फिनिश्ड गुड्स, तो क्या क्या स्पेसिफिक आइटम्स मैटर्स चेक किए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ योर cost audit documentation. Names of team members preparing specific audit documents and details of the review are a necessary part of your audit documentation. Audit team में कई सारे लोग हैं, किसने कौन सा काम किया, किसने कौन सा audit documentation prepare किया और किसने उसकी रिव्यू की, ये नेम्स के सहित आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होना चाहिए। जैसे ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ए है जो मैंने बनाया, तो यहाँ पर नीचे मेरा सिग्नेचर होना चाहिए, मेरा नेम होना चाहिए, सो दैट इट इज कभी भी पता चल जाए कि ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैंने बनाया है। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैम ऑडिट कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना लेंगे? नो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ टाइमली बेसिस, इट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ टाइमली बेसिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है तैयार हो जानी चाहिए। जो असेंबली है हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, वो भी कंप्लीट हो जानी चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिट। बस फाइनल असेंबली जो है कि अच्छा हमारे पास सपोज 3 कॉस्ट स्टेटमेंट आ गए, 3 कॉस्ट शीट्स आ गए, 3 कॉस्ट शीट आ गई, कुछ कुछ चेंज करके फाइनल वाली को हम रखेंगे, बाकी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये फाइनल असेंबली हो सकती है आफ्टर ऑडिट, विच शुड ऑल्सो टेक अ रीजनेबल टाइम। ऐसा नहीं कि ऑडिट हो गई 6 महीने तक हम असेंबली कर रहे हैं ऑडिट फाइल की, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद पता चली, फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पर वो ऐसी फैक्ट्स हैं जो अगर ऑडिटर को पहले पता चलती, रिपोर्ट साइन करने के पहले, तो मेरी ओपिनियन कुछ और होती। ऐसे भी कोई मैटर्स अगर हैं तो डेफिनेटली आपको अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करना चाहिए। अब बात करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है। हमने ऑडिटी की ऑडिट की है, उनके रिकॉर्ड्स की ऑडिट की है, तो क्या ऐसा है कि हमने जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया है यूजिंग देयर स्टैट्स, देयर डेटा, वो उनकी प्रॉपर्टी हो गई? नो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर चाहे तो एट हिज डिस्क्रिशन may provide certain extracts or copies of the audit working papers or documents to somebody else, again with the permission of the client and if it is allowed by law or regulation। अगर law regulation मांगता है audit documentation कि हमें दिखाइए अपना वर्किंग पेपर, तो क्या आप मना करेंगे कि नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को कंप्लाई कर रहे हैं, हम नहीं दिखाएंगे वर्किंग पेपर? नहीं, लॉ रेगुलेशन अगर आपको बोल रहे हैं कि दिखाना पड़ेगा तो दिखाना पड़ेगा, नथिंग अबव लॉ। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कितने सालों तक अपने पास रखना है? एटलीस्ट 10 years, एटलीस्ट 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। It should be retained for a period of at least 10 years from the date of your cost audit report. Is it clear? So next we come to SCA 103. SCA 103 क्या था? You remember? Overall objectives of the independent cost auditor and conduct of an audit in accordance with the cost auditing standards. इसका काफ़ी लंबा नाम था, if you remember, हमने क्लास में भी कई बार रिपीट करके इसको लर्न किया था। चलो, तो इसके एप्लीकेशन गाइडेंस में हम आ जाते हैं। Basically, this standard deals with the independence of the cost auditor and the fact that the cost auditor has to conduct the cost audit in accordance with all the cost auditing standards. Alright, तो सबसे पहले बात करते हैं about audit and ethics. So, auditor needs to comply with the ethical requirements. ये हमने code of conduct यानी कि code of ethics, professional ethics में भी पढ़ा है। Even in SCA 103 हमने पढ़ा है the 5 fundamental principles of ethics. You remember? Cost auditor chapter में भी था ये। क्या क्या fundamental principles हैं? Integrity, objectivity, confidentiality, professional behavior, professional competence, due care, and professional conduct and confidentiality. These are the fundamental principles of ethics that the auditor needs to comply with in order to maintain their independence. तो यही यहाँ पर first point में लिखा है, you can read, you can go through it, बहुत simple है। इंडिपेंडेंस, ऑडिटर इंडिपेंडेंस मेंटेन करता है, उससे क्या होगा? इट एनहांसेस द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट विथ इंटेग्रिटी, टू बी ऑब्जेक्टिव and to maintain an attitude of professional skepticism. Remember professional skepticism we had studied? Yes ma'am. नेक्स्ट आते कंडक्ट ऑफ ऑडिट में। तो स्टैंडर्ड का नाम क्या था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर यही लिखा है, the cost auditing standards provide the standards for the cost auditor's work in fulfilling the overall objectives of the cost auditor. Cost auditor का overall objective क्या है? To obtain reasonable assurance that the cost statements are free from material misstatements and whether they achieve a true and fair view or not. Is it clear? तो हर एक cost auditing standard का जो objective है, it helps the auditor to achieve their overall objective. ठीक है? जैसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हर एक स्टैंडर्ड के, अभी तक तो सिर्फ 4 ही स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड है, बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनका ड्राफ्ट बना हुआ है। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को मिला के जो है
overall objective should be achieved. Clear? These are the individual objectives of essays. Individual essay objective. They help in achieving the overall objective of the auditor. In performing an audit, the cost auditor may be required to comply with certain legal or regulatory requirements in addition to the cost auditing standards. For example, Companies Act हो सकता है, Electricity Act हो सकता है, ट्राई का regulations हो सकता है, इनकम टैक्स एक्ट हो सकता है. अलग अलग लॉज रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ता है कॉस्ट ऑडिटर को. तो इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आपको कोई दूसरे लॉ रेगुलेशन को भी कंप्लाई करना है, द ऑडिटर में नीड टू परफॉर्म additional or further audit procedures in order to comply with those legal or regulatory requirements. Clear? The need for the auditor to depart from a relevant requirement is expected to arise only where the requirement is for a specific procedure to be performed and in the specific circumstance of the audit that procedure would be ineffective in achieving the aim of the requirement. कोई भी requirement अगर mentioned है auditing standard में, तो auditor उनसे depart कर सकता है. कब? When if you are performing that requirement, if you are fulfilling that requirement, it would be ineffective. ज़्यादा time consume होगा, उससे कुछ evidence मिलना नहीं है, तो you may depart from that requirement. Okay. Next we come to professional skepticism. What is professional skepticism? It is an attitude of questioning mind. Attitude of questioning mind. Being alert to situations or circumstances which may bring into question the reliability of audit evidence. कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं, एक ऑडिट एविडेंस कुछ कह रहा है, सेम असर्शन के लिए दूसरा एविडेंस कुछ और कह रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस. तो इस केस में ऑडिटर शुड बेयर अ क्वेश्चनिंग माइंड. क्लियर? ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज एंड अदर इंफॉर्मेशन. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके ऑडिटर क्या हासिल कर लेगा? दे विल अवॉइड द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस. Basically, professional skepticism will help the auditor to overlook unusual circumstance because आपका questioning brain है, always antenna खुला हुआ है, तो आप unusual circumstance के risk को overlook करने के risk को avoid कर पाओगे. ठीक है? Over generalizing when drawing conclusions from cost audit observation. जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं करना कि एक चीज ठीक है तो सब चीज ठीक होगा, इसको कहते हैं generalizing the audit observation. But you are maintaining professional skepticism, you will avoid the risk of overgeneralizing the audit observations and of using faulty assumptions in determining the net of the cost audit procedures. कोई faulty assumption आप नहीं use करोगे because you have a questioning mind, you are critically assessing everything, so you will not be using faulty assumption. At least उसका risk जो है वो कम हो जाएगा. Clear? So this is about the professional skepticism. यहाँ क्या लिखा है देखो, representations from management are not a substitute for obtaining sufficient appropriate audit evidence. आपने मैनेजमेंट से लिखवा के कुछ ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करोगे, आपको अपना ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन करना ही है. क्लियर? अ कॉस्ट ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट in accordance with the cost auditing standards obtain reasonable level of assurance. Remember मैंने बताया था absolute assurance cannot be obtained in an audit. Audit is not a guarantee. Why ma'am? Why cannot we obtain absolute assurance? Because there are certain limitations to audit. क्या limitations है audit की? कि auditor sample testing करता है, सारे items को नहीं check करते हैं. देख रहे हो मैंने limitations यहाँ पे लिखा है. Auditor is using sample testing. सो इट माइट बी अ केस जो आपने नहीं चेक किया, जिस सैंपल को आपने नहीं चेक किया, पॉपुलेशन में से सैंपल को आपने चेक किया, जिन आइटम्स को नहीं चेक किया उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज हो, तो ऑफकोर्स आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस कैसे दोगे कि मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं. एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते. एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया? 100%. वी गिव अ रीजनेबल अश्योरेंस विच इज अ वेरी हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस. और लिमिटेशंस क्या ऑडिटर के? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल अप्लाई कर रखे हैं उसी में फॉल्ट है. मैनेजमेंट खुद ही कंट्रोल बनाता है, खुद ही उनको बाईपास करता है. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. अगेन जो भी ऑडिट एविडेंस है वो परसुएसिव है, नॉट कंक्लूसिव. ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन किया जाता है दैट इज परसुएसिव. इट इज परसुएडिंग द ऑडिटर, इन्फ्लुएंसिंग द ऑडिटर टू इशू अ
पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओपिनियन, बट इट इज नॉट कंक्लूसिव। गारंटी वो ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकता, मोस्टली ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्लियर? ऑल्सो जो ऑडिटर अपने ओपिनियन देता है वो काफ़ी चीज़ जजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस गैदर किया वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है, ये क्या हुआ, ये तो मेरी जजमेंट है कि जो मैंने ऑडिट एविडेंस गैदर किया दैट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। इट इज माय जजमेंट माइट गो रॉन्ग। जो ऑडिट प्रोसीजर मैं अप्लाई कर रही हूँ, जो कंक्लूजन्स पे मैं अराइव कर रही हूँ, ये सब मेरे जजमेंट पे बेस्ड है एंड जजमेंट्स मे गो रॉन्ग। क्लियर? The drawing of conclusions based on audit evidence gathered, for example, assessing the reasonableness of estimates made by the management. All these are based on judgments. Further, other limitations may affect the persuasiveness of audit evidence available to draw conclusions. जैसे कि related parties को लेके, related party में आप जो चाहे कर लो, ऑडिट एविडेंस परसुएसिव ही रहेगा, कंक्लूसिव नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज एन अनयूजुअल टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है? इन दीज केसेस सर्टेन कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या मैम ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट येट नोटिफाइड। ये जिस कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात करें विच डील्स विद रिलेटेड पार्टी, वो आपके सिलेबस में नहीं है अभी। तो यहाँ पर ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा इफ दे perform these specified audit procedure as per that particular SCA, unless कोई unusual circumstance है या फिर ऐसा कोई indication कि misstatement, material misstatement occur हुआ है। अगर ऐसा होता है तब तो again audit evidence would be persuasive, otherwise थोड़ा ज़्यादा persuasive audit evidence मिल सकता है even in case of exceptional circumstances. Accordingly, because of the factors described above, an audit is not a guarantee. Not a guarantee. It is only a reasonable level of assurance. Is it clear? चलो नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिट रिस्क एंड मटीरियलिटी। इसको ऑलरेडी हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता के आपको चलूंगी, आप इसको रीड करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज इनअप्रोप्रिएट। जो ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है it is inappropriate. Auditor ने कहा है that there are no material misstatements, but in actual there may be material misstatements. So what is audit risk? Let's come to it. The risk that the cost auditor expresses an inappropriate audit opinion when the cost statements are materially misstated. इसको कहते हैं हम audit risk. Remember मैंने आपको क्लास में audit risk के components बताए थे, risk of material misstatement and detection risk. अगेन रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, एंड वी हैव डिटेक्शन रिस्क। तो एक बार इसको ब्रीफली देख लेते हैं। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द कॉस्ट स्टेटमेंट्स। दैट इज द रिस्क दैट द कॉस्ट स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। तो आरएमएम क्या हो गया? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स इज मटीरियल मिसस्टेटमेंट इज प्रेजेंट प्रायर टू ऑडिट। इसकी रिस्क ऑडिट के पहले कितनी मिसस्टेटमेंट्स, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स एग्जिस्ट हो सकती है, एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। द कॉस्ट ऑडिटर परफॉर्म्स ऑडिट प्रोसीजर्स टू असेस द आरएमएम एंड सीक्स to limit the detection risk by performing further audit procedures based on that assessment. तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? आरएमएम को असेस करना और अपने डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस करना। उस आरएमएम के ऊपर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं और डिटेक्शन रिस्क को कम करते हैं। क्लियर? The cost auditor is concerned with material misstatements and is not responsible for detection of misstatements that are not material. So you are only considered with material misstatement. You are only concerned with material misstatements, not those misstatements जो कि immaterial हैं. The cost auditor considers whether the effect of identified uncorrected MMS, uncorrected misstatements, both individually and in aggregate, is material to the cost statements taken as a whole. तो आपको पूरे कॉस्ट स्टेटमेंट एज अ होल को देखना है कि जो मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हुई है, जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं, जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं करी है, क्या उनका इफेक्ट मटीरियल है when you consider the cost statements as a whole or not. Now, in order to design audit procedures to determine whether
there are misstatements that are material to the cost statements taken as a whole. The cost auditor considers RMM at two levels. एक तो हो गया RMM at the overall cost statement level, पूरे कॉस्ट स्टेटमेंट में मिला के कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और दूसरा हो गया पर्टिकुलर असर्शंस को लेके, पर्टिकुलर कॉस्ट आइटम्स, हेड्स ऑफ कॉस्ट को लेके, डिस्क्लोजर्स को लेके. एक हो गया पूरा कॉस्ट स्टेटमेंट का, दूसरा हो गया एक एक आइटम को लेके. दोनों लेवल पे आपको आरएमएम असेस करना होगा इन रिलेशन टू कॉस्ट हेड्स, आइटम्स ऑफ कॉस्ट एंड डिस्क्लोजर्स एंड रिलेटेड असर्शन. दिस इज एज अ होल, दिस इज सिंगल. Now, what do I mean when I say material misstatements which are at the overall cost statement level? Overall cost statement level मतलब हो गया ऐसी misstatements जो as a whole cost statements को affect कर रही है, pervasively आपके cost statements को relate करती है, एक particular item से related नहीं है, बहुत सारे items को affect करता है, उसको हम कहते हैं misstatements at the overall cost statement level. और assertion level हो गया से मटीरियल को लेके, मटीरियल के वैल्यूएशन को लेके misstatement है, तो ये सिर्फ मटीरियल को अफेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट को नहीं कर रहा है. सो दिस इज एट दी assertion level, इसको हम कहते हैं एट दी assertion level. ठीक है, ये आप रीड कर लेना, दिस इज सेल्फ रीड, दिस इज ऑल्सो सेल्फ रीड. नाउ आरएमएम के जो है दो कंपोनेंट्स हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, यहां आप लिख लीजिए रीड दिस एंड रीड दिस. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. तो यहां पे अगर मैं कहूं तो आरएमएम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है इनहेरेंट रिस्क. इनहेरेंट नाम से समझ में आ रहा है, इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या हो गया, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क. इनहेरेंट रिस्क नाम से आप क्या समझ पा रहे हैं, समथिंग विच इज इनबिल्ट इन नेचर, समथिंग विच इज इनहेरेंट इन नेचर. तो इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, चाहे एंटिटी कोई कंट्रोल लगा ले उस असर्शन में कंट्रोल लाने के लिए, वो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा. ये रिस्क आता है कुछ एस्टिमेट्स के नेचर में. एस्टिमेट आप जितना चाहो कर लो, वो कभी प्रिसाइज हो सकता है नहीं, बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय जजमेंट, इट इज गवर्न्ड बाय जजमेंट. इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या हो गया, डेफिनेशन से अगर मैं जाऊं, इट इज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू अ मिसस्टेटमेंट. ससेप्टेबिलिटी मतलब हो गया वल्नरेबिलिटी. इस असर्शन में जो है मिसस्टेटमेंट अराइज हो सकती है, that could be material either individually or when aggregated with other misstatement. इसका मतलब क्या होता है, or when aggregated with other misstatement, या तो अकेला या दूसरे misstatements के साथ में जोड़ के इसका जो इफेक्ट है वो मटीरियल हो सकता है before consideration of related controls, assuming that there are no related controls. कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये अज्यूम करके भी इसमें इनहेरेंट रिस्क रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आर मोर लाइकली टू बी मिसस्टेटेड दैन सिंपल कैलकुलेशंस. जहाँ पे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट्स, वहाँ पे सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी रहती है. मेजरमेंट अनसर्टेनिटी रहेगी बिकॉज जजमेंट इन्वॉल्व है, हेंस देर इज हाई लेवल ऑफ इनहेरेंट रिस्क. ये आइटम ही ऐसा है कि इसमें इनबिल्ट रिस्क ज्यादा है कि मिसस्टेटमेंट अराइज हो सकता है. नेक्स्ट ये आप रीड कर लेना. कभी कभी क्या होता है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांस, एक ब्रीफ बता देती हूँ जस्ट इस पैराग्राफ की. एक्सटर्नल सर्कमस्टांस भी इन्फ्लुएंस करते हैं इनहेरेंट रिस्क को. आपने अपना जो भी मटेरियल्स है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, उसकी वैल्यूएशन की, उसका जो है कैलकुलेशंस किया, बट कभी कभी एक्सटर्नल सर्कमस्टांस में चेंज आने की वजह से आपका उस आइटम का पूरा जो कंट्रोल्स है, पूरा जिस तरीके से आप उस आइटम की ट्रीटमेंट कर रहे हो वो चेंज हो जाए. In that case, external circumstances may also affect the level of inherent risk. यहाँ पर यही लिखा है. नेक्स्ट आते कंट्रोल रिस्क में. कंट्रोल रिस्क क्या होता है, नाम से आप क्या समझ पा रहे हो कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो फेल हो गए. इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट दी मिस स्टेटमेंट्स. इसको हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क. क्लियर. अब कंट्रोल रिस्क और जो इनहेरेंट रिस्क है वो मिला के आरएमएम बनते हैं. नाउ आरएमएम जो है
आरएमएम की असेसमेंट कंबाइंड भी हो सकती है, मतलब इंटरनल इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों की कंबाइंड असेसमेंट कर लो कितना आरएमएम आ रहा है, या फिर सेपरेट असेसमेंट भी कर सकते हैं। अब ये जो आरएमएम की लेवल है इसको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 20% आरएमएम, या फिर नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है मे बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव और नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्लियर? अभी अगर मैं आपको चार्ट फॉर्म में बता दूं एक बार, हम पढ़ रहे हैं ऑडिट रिस्क। ठीक है, ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और दूसरा है डिटेक्शन रिस्क। पढ़ा था ना हमने फर्स्ट लाइन में, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। अब अगर आरएमएम की बात करूं तो इसके अगेन दो कंपोनेंट्स हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। क्लियर? सो IR, CR एंड DR। अभी हम आते हैं डिटेक्शन रिस्क में। नाउ डिटेक्शन रिस्क इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द ऑडिटर। अभी तक हमने जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क पढ़ा, इसमें ऑडिटर का कोई रोल था नहीं। डिटेक्शन रिस्क में ऑडिटर का रोल है। डिटेक्शन रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर मे फेल टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट that exists in an assertion which could be material either individually or when aggregated with other misstatements. Detection risk is a function of the effectiveness of audit procedure and of its application. Auditor कितने अच्छे से audit procedure को perform कर रहा है, select कर रहा है कौन सा procedure perform करना है. Again, detection risk also cannot be reduced to zero. क्या मैं कह सकती हूँ इस assignment में, इस engagement में मेरा detection risk zero है? नहीं. क्यों नहीं कह सकती ये बात? Because auditor again sample testing कर रहा है, does not examine all of the cost head, sample checking कर रहा है. कई बार ऐसा हो सकता है ऑडिटर जो सिलेक्ट कर रहा है प्रोसीजर उसको मिस अप्लाई कर ले, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर सिलेक्शन कर ले, ऑडिट प्रोसीजर सही सिलेक्ट किया बट उसको अप्लाई गलत कर दिया, जो ऑडिट का रिजल्ट आया उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया, मिस इंटरप्रेट दी ऑडिट रिजल्ट. इससे भी तो आपका रिस्क जो है कि आप मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो रिस्क बढ़ जाएगा. These other factors ordinarily can be addressed through adequate planning, proper assignment of personnel of the audit team, the application of professional skepticism and supervision and review of the audit work. तो auditor का जो detection risk है that is in control of the auditor. So that can be reduced, brought to a lower level through adequate planning, proper assignment of work, ठीक है, proper direction, supervision, review, professional skepticism apply करने से ये जो detection risk है ये कम हो सकता है. It relates to the nature, timing and extent of the auditor's procedure. Now, अगर detection risk, ठीक है, detection risk जो है DR is inversely related to RMM. जहां पर risk of material misstatement high है, ठीक है, वहां पर auditor को detection risk कम रखना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप detection risk भी ज्यादा रखते हो, RMM भी ज्यादा है, तो audit risk तो बढ़ जाएगा because it is a function of RMM and detection risk. So the auditor needs to reduce or keep detection risk to a lower level. But जहाँ पर RMM बहुत कम है तो auditor detection risk थोड़ी ज़्यादा bear कर सकता है, क्योंकि audit risk को एक reasonable level पे, acceptable level पे maintain करना है. Clear? Now let's come to the responsibility for the cost statements. हम कौन से SCA की application पढ़ रहे हैं? 103. Overall objectives of the independent cost auditor and conduct of an audit in accordance with the कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. तो कॉस्ट स्टेटमेंट क्या ऑडिटर बनाएगा या उसको वेरीफाई करेगा? वेरीफाई करेगा. सो ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट्स. in fact auditor is also not responsible for designing, implementing, maintaining the internal controls या फिर for selecting what type of accounting policies, cost accounting policies need to be applied, या फिर कॉस्ट एस्टिमेट्स जो है वो रीजनेबल है या नहीं. कॉस्ट एस्टिमेट्स बनाने में क्या मैनेजमेंट की ऑडिटर हेल्प करेगा? नो. दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट. क्लियर? पॉइंट नंबर 6 देखो, द कॉस्ट ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल नोन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस with laws and regulations governing cost accounting, cost records and cost audit have been disclosed to the auditor. किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस है वो ऑडिटर को डिस्क्लोज किया गया, इसके लिए मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है. बट क्या ये रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लिया मतलब ऑडिटर का काम हो गया? नो.
रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, बट सफिशिएंट नहीं, अपने आप में संपूर्ण नहीं है, आपको अपना काम तो करना ही पड़ेगा. दीज आर जस्ट नेसेसरी ऑडिट एविडेंस. Written representation do not provide sufficient audit evidence on their own. Accordingly, do not affect the nature and extent of other audit evidence that is to be obtained. Auditor को अपना काम तो करना ही है. Is it clear? तो ये हमारा हो गया SCA 103 का एप्लीकेशन गाइडेंस कंप्लीट. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विद SCA 104 का एप्लीकेशन गाइडेंस. So what is SCA 104? It is knowledge of the business, its processes and the business environment. ठीक है, तो SCA 104 में हमने ये पढ़ा था कि एंटिटी का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क है, इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसकी नॉलेज ऑडिटर को होनी ज़रूरी है. नॉलेज ऑफ द बिजनेस, द प्रोसेसेस एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट. क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन गाइडेंस. Obtaining an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, again is a continuous and dynamic process of gathering, updating and analyzing information throughout the audit. ऐसा नहीं कि मैंने प्लानिंग के वक्त नॉलेज ऑब्टेन कर ली, उसके बाद मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रही हूँ. आई एम जस्ट कंडक्टिंग द ऑडिट. एक्सटर्नल सर्कमस्टांस में चेंजेस हो सकता है, एंटिटी के प्रोसेस में कुछ चेंज आ सकता है, कंट्रोल्स में कुछ चेंज आ सकता है. सो नॉलेज ऑब्टेन करना अबाउट द एंटिटी, द प्रोसेसेस इज अ कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस. ऑडिटर जो नॉलेज ऑब्टेन करता है, इट हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग द प्रोफेशनल जजमेंट. जहाँ पर ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना है, उसके लिए अगर आपको बिजनेस की जानकारी मिल गई, एंटिटी की जानकारी मिल गई, इट गिव्स यू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि मुझे किस तरह से प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना है. प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ पर ऑडिटर अप्लाई करता है? वेदर व्हेन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, in considering the appropriateness of the selection and application of accounting policies, cost accounting policies. जो cost accounting policies entity ने apply की, select की, क्या वो appropriate है या नहीं? अप्रोप्रिएट है या नहीं ये ऑडिटर कैसे बताएगा? प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके. तो अगर आपको एंटिटी की नॉलेज है, इट हेल्प्स यू, इट गिव्स यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि मुझे किस तरह से जजमेंट को अप्लाई करना है. अब जजमेंट कौन कौन से एरियाज में अप्लाई होता है वो यहाँ लिखा है. RMM assessment, appropriateness of selection and application of the CAP cost accounting policies, identifying areas where special audit consideration may be necessary, for example, abnormal losses, lower yields, higher wastages, etc. Developing models for use in performing analytical procedures, जहाँ मुझे analytical procedures use करने हैं, किस तरह से comparison करना है, ratio analysis करना है, उसके models develop करने में मुझे help हो सकते हैं. Responding to the assessed RMM, including designing and performing further audit procedures to obtain SAAE, and evaluating the sufficiency and appropriateness of audit evidence. Whether the audit evidence that I have obtained, it is sufficient or not in quantitative terms, it is appropriate or not in qualitative terms, उसकी quality सही है या नहीं, to form the audit opinion. ये जज करने के लिए मुझे अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री की जानकारी ऑडिटर को होनी चाहिए. सो रेलिवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स इंक्लूड इंडस्ट्री कंडीशंस सच एज द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, supplier and customer relationships, technological developments, etc. Example of matters the cost auditor may consider include, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इंडस्ट्री के को लेके, ठीक है, बिजनेस को लेके, एंटिटी को लेके क्या क्या जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए, नॉलेज में आपकी क्या क्या रहना चाहिए, द मार्केट एंड कॉम्पिटिशन, साइक्लिकल और सीजनल एक्टिविटी बिकॉज दैट विल अफेक्ट द कॉस्ट, द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द फैक्ट्री, चेंजेस इन द प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, बिजनेस रिस्क क्या है, जैसे कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है तो टेक्नोलॉजी में चेंज आते ही वो बिजनेस रिस्क हो गया ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आउटडेट हो जाएगी पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो है वो आउटडेटेड हो जाएंगे, डेड स्टॉक बढ़ जाएगा. सो बिजनेस रिस्क, डिक्लाइनिंग और एक्सपैंडिंग ऑपरेशंस, एडवर्स कंडीशंस, फॉर एग्जांपल डिक्लाइनिंग डिमांड, एक्सेस कैपेसिटी, सीरियस प्राइस कंपटीशन, की रेशियोज एंड ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं. स्पेसिफिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रॉब्लम्स, specific or unique practices, for example relating to labor contracts, financing methods, accounting methods, etc. Energy supply sources and cost, environmental requirements and problems.
तो हर एंटिटी के लिए ये नॉलेज आपको इंडस्ट्री की और एंटिटी की होनी चाहिए अगर आपको SCA 104 के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है तो, ठीक है। An understanding of the entity's selection and application of cost accounting policies में encompass matters such as, तो एक पॉइंट हमने पढ़ा था SCA 104 में कि ऑडिटर को नॉलेज ऑब्टेन करनी है रिगार्डिंग द सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो मैम मैं उसमें क्या नॉलेज ऑब्टेन करूं? यू ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द मेथड्स द एंटिटी यूजेस टू अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है वो तो सिंपल है, बट अब नॉर्मल कुछ हुआ उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है इसकी जानकारी लो। इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन कॉन्ट्रोवर्शियल और इमर्जिंग एरियाज फॉर विच देयर इज अ लैक ऑफ अथॉरिटेटिव गाइडेंस। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं, सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स एरियाज, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी को किस तरह अप्लाई करना है। changes in the entity का cost accounting policy, cost reporting framework and laws and regulations that are new to the entity, and when and how the entity will adopt such requirements. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट अपने परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए कि हम किस तरह से ऑपरेशनली परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिसको हम KPI कहते हैं, KPIs को यूज करता है। तो ऑडिटर भी इन KPIs को असेस करके बिजनेस की नॉलेज ऑब्टेन कर सकते हैं एंड ऑल्सो RMM असेसमेंट में हेल्प हो सकते हैं। कैसे मैम? क्योंकि ऑडिट मैनेजमेंट के रिजल्ट्स अगर KPIs पे बेस्ड हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के रिजल्ट अगर KPIs पे बेस्ड है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे, कि अगर KPI हाई होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मैनेजर्स को अच्छी रेम्यूनरेशन मिलेगी। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इफ इट इज डिपेंडेंट टू सम एक्सटेंट, इट मे बी डिपेंडेंट, प्रमोशंस डिपेंडेंट हो सकते हैं KPI पे। तो अगर ऑडिटर इनको अच्छे से एनालाइज करे अगर, तो उसको RMM असेसमेंट में भी हेल्प हो सकते हैं। ठीक है, ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट। कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के, जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की रेशियोज, की ट्रेंड्स, पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, पीरियड कंपैरिजन, बजट्स, फोरकास्ट, वेरिएंस एनालिसिस, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मेजर्स, इंसेंटिव कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज, कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, सेल्स टारगेट अचीव हुआ तो हाई इंसेंटिव। तो अगर उस सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए हो सकता है कि कोई गलत रास्ता अपनाया गया हो विच मे लीड टू मिस स्टेटमेंट्स। क्लियर? कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल्स की। हमने ये भी पढ़ा था कि एंटिटी के कंट्रोल्स की नॉलेज ऑडिटर को होनी चाहिए। इसमें किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए? ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द डिजाइन ऑफ दोज कंट्रोल्स एंड डिटर्मिन वेदर दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। सो फर्स्ट यू हैव टू obtain knowledge about the designing, क्या कंट्रोल्स ठीक से डिजाइंड है। नेक्स्ट यू हैव टू एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन। एक और पॉइंट था इसके अंदर में, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या एंटिटी खुद अपने रिस्क को असेस करती है? इफ द एंटिटी हैज एस्टैब्लिश्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तो कॉस्ट ऑडिटर को उस रैप की, यहाँ पे किसकी रैप की बात हो रही है? एंटिटीज रैप, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को ऑब्टेन करनी है। इफ द कॉस्ट ऑडिटर आइडेंटिफाइज RMM दैट मैनेजमेंट फेल्ड टू आइडेंटिफाई, ठीक है, अगर ऑडिटर को ऐसा RMM मिलता है विच मैनेजमेंट का रैप, एंटिटी का रैप कुड नॉट आइडेंटिफाई, तो ऑडिटर को यह असेस करना चाहिए कि एंटिटी के रैप में क्या डेफिशिएंसी रह गई विच लेड टू द अनआइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। मतलब सपोज, कहने का मतलब ये है कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की जो मैनेजमेंट ने नहीं की, तो अब क्वेश्चन मार्क क्या आता है? मैनेजमेंट ने क्यों नहीं की? क्या मैनेजमेंट का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डेफिशिएंट है या नहीं, या फिर उन्होंने गलत रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिजाइन किया है। ठीक है, you need to obtain understanding of why that process failed to identify it. Clear? As part of the risk assessment, the cost auditor should determine whether any of the risks identified is a significant risk or not. इसको जज करने के लिए you also need to analyze the effect of the
कंट्रोल्स रिलेटेड टू दैट रिस्क, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिस्क कंट्रोल एनालिसिस। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस रिस्क की। मैम क्या बिजनेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से रिलेटेड है? यस, रिलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस रिस्क अराइज हुई है, एक्सटर्नल रिस्क है। ठीक है, बिजनेस रिस्क मतलब जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, ऑब्सोलेसेंस ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, ऑब्सोलेसेंस ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, तो इससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस हो गई, और इस फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस की वजह से हो सकता है देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। The cost auditor should understand the related cost accounting records, supporting information and specific accounts in the financial statements that are used to initiate that record, process and report transactions. This includes the correction of incorrect information, how information is transferred to the accounting system and subsequently to the cost accounting system. तो कुछ financial statements की, financial accounts की भी knowledge आपको रखनी है। The cost auditor should obtain an understanding of the control activities relevant to cost or management information system in order to assess the RMM at the assertion level and design further audit procedures responsive to the risk. आपने risk assess की, उस risk को reduce करने के लिए आपने further audit procedures design किए, तो you need to have understanding of the control activities also. An audit does not require an understanding of all the control activities. ठीक है, आपको सिर्फ उन कंट्रोल एक्टिविटीज की जानकारी रखनी है which are relevant to your audit. The cost auditor shall obtain an understanding of the major activities that the entity uses to monitor the internal control relevant to cost reporting. किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है कि इंटरनल कंट्रोल सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो मॉनिटरिंग के लिए जो मेजर एक्टिविटीज हैं उसकी भी जानकारी आपको रखनी है, including those related to those control activities relevant to audit and how the entity initiates remedial actions to reduce deficiencies in the internal controls. अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन का क्या काम है? बेसिकली काम होगा मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग करना। तो हम इंटरनल ऑडिटर्स से इंक्वायरीज भी कर सकते हैं, इंक्वायरीज ऑफ द अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल विद इन द फंक्शन। If based on the responses to the cost auditor's inquiry, it appears that there are findings that may be relevant to the entity's audit, the cost auditor may consider it appropriate to read related reports of the internal audit function. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इंक्वायरी करना। इंक्वायरी में अगर ऐसी बात का पता चला विच इज लीडिंग यू टू बिलीव या फिर कॉजिंग यू टू बिलीव कि मिस स्टेटमेंट हो सकता है या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है विच इज रेलिवेंट टू माई ऑडिट, आई कैन ऑल्सो रीड द इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन गाइडेंस कि जब हम अप्लाई कर रहे हैं इस फंक्शन को, इस SCA को, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स चेक करें, हम किस तरह से क्या कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर अगर है तो उनसे इंक्वायर कर लो, उनकी रिपोर्ट पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिंग टू IT एनवायरमेंट एंड कंट्रोल्स वेयर देयर इज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑडिटर को कुछ खास बातों का ख्याल रखना है। हाउ मच रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन सिस्टम्स और प्रोग्राम्स विच आर इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग डेटा, गलत प्रोसेसिंग कर रहे हैं या गलत डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। Either they are processing inaccurate data or they are processing accurate data but processing in an incorrect way, और उसी के ऊपर रिलाई करके काम किया जा रहा है। So reliance on such systems and programs, unauthorized access to data which may result in destruction of data or improper changes to data, IT personnel gaining access to privileges beyond those necessary। मेरा काम है सिर्फ एंट्री करना, मुझे एडिट करने का भी प्रिविलेज दिया गया, एक्सेस दिया गया। सो दिस इज समथिंग विच आई डोंट रिक्वायर। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू privileges beyond those that are necessary, unauthorized changes to data in the master files, unauthorized changes to systems or programs। ठीक है, चेंजेस से रिलेटेड 3 पॉइंट है, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू डेटा, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम्स, या फिर फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंज, inappropriate manual intervention, potential loss of data. So whenever there is use of information technology, you need to consider these, you need to obtain an understanding of these।
ठीक है, इन केस ऑफ IT एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, risks at the cost statement level may derive in particular from a deficient control environment. Control environment क्या था? It is the tone at the top, management का philosophy, operating style. Now if there is a deficient control environment, it may result in risk at the cost statement level. ठीक है, for example, deficiencies such as management's lack of competence may have a more pervasive effect on the cost statements and may require an overall response from the auditor. ऊपर में जो लोग बैठे हैं उनका ही ऑपरेटिंग स्टाइल सही नहीं है तो सारा नीचे का काम गड़बड़ होते चला जाएगा, ऐसी रिस्क हो सकती है। ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, risks of material misstatement at the cost statement level refers to risks that relate pervasively to the cost statement level, to the cost statement as a whole and potentially affect many assertion. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। Risks of this nature are not necessarily risks identified with specific assertions. Specific assertions से related नहीं है, they pervasively relate to the cost statements. Last point देखो, the auditor's assessment of the identified risk at the assertion level provides a basis for considering the appropriate audit approach for designing the further audit procedure. For example, the auditor may determine that only by performing test of controls, सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करके मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया एंड आई एम एबल टू असेस दी RMM. या हो सकता है मैं ऐसा कहूँ कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के साथ मुझे कुछ सब्सटैंटिव टेस्टिंग भी करनी होगी, ओनली देन आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दी RMM. सो ये ऑडिटर का अप्रोच जो है, अगर आपको नॉलेज हो जाती है ऑफ द रिस्क एट द RMM एट द असर्शन लेवल, इट कैन हेल्प द ऑडिटर इन डिजाइनिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कि TOC करना है कि सब्सटैंटिव चेकिंग करना है कि दोनों करना है, कितने एक्सटेंड तक करना है. इज इट क्लियर? सो विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड द amendments, the additions in your SC 104 and all the additions in the study material have been covered. इसके अलावा एक जो चैप्टर नया आपको दिखेगा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज. इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज वो हमने ऑलरेडी उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन दैट इज ऑडिट चेक ऑफ डिफरेंट फंक्शंस वो हमने कर लिया था. इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ परचेज मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, दीज वी विल बी कवरिंग. अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमने ये क्लास में कवर किया है. इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं, डायरेक्टोरियल चेक्स, सिक्योरिटी चेक्स, डेटा चेक्स, जो मैंने सेल्फ रीडिंग के लिए आपको कहा था, वो आप चाहो तो इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल खोल के देख सकते हो. ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द अमेंडमेंट्स. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.